हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वायरल वोकैब शो। आप सबके लिए वोकैब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप वोकैबलरी रटते रहते हैं वोकैबलरी एट द एंड एग्जाम तक आपको लगता है कि हुआ ही नहीं है और पता नहीं क्या होगा, कैसे करेंगे। तो गाइस, ये बहुत मेजर इशू है हर स्टूडेंट के लिए। अब प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहाँ पे है एक्चुअल, अगर आप देखें तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हम ना टारगेट्स बहुत बड़े हैं। हम चाहते हैं कि हम 15,000 20,000 वोकैब कर ले, हम बड़ी बड़ी बुक्स ले तो हमको लगता है हम सारी बुक्स याद कर लेंगे। और हम बहुत सारा पढ़ना चाहते हैं और बहुत सारा पढ़ते हैं और याद कुछ नहीं रहता। पढ़ते बहुत कुछ है, करते भी बहुत कुछ है, मगर याद नहीं रहता। सबसे बड़ा इशू यही है। तो गाइस, आज जो मैं आपके लिए द वायरल वोकैब शो जो स्टार्ट कर रही हूँ, उसमें मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो मैं आपको वोकैब पढ़ा रही हूँ, अगर आप इतना भी पर डे बहुत अच्छे से रिलीजियसली अगर इतना भी याद करें तो आपके लिए काफी होगा। आप एटलीस्ट इतना करें, मगर इतनी अच्छे से याद रखें कि आपको आज से 5 दिन बाद 10 दिन बाद भी पूछा जाए तो आपको ये वर्ड्स याद रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको वर्ड्स याद हो रहे हैं, ना कि आप बहुत सारा पढ़ के भूल जा रहे हैं। दैट इज ऑफ नो यूज, राइट। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं फटाफट द वायरल वोकैब शो। पहले हम स्टार्ट करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से और आज हम पढ़ेंगे प्लेसेस। तो अ बिल्डिंग विद एनिमल्स आर बुचर, जहां पे एनिमल्स को काटा कट किया जाता है उसे हम कहते हैं क्या, कसाई खाना। इंग्लिश में क्या कहेंगे, अबैट्योर। याद कैसे करेंगे, मैं ट्रिक्स भी आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पे साथ साथ में। तो सारे वोकैबुलरी आपको ट्रिक्स से दे दूंगी ताकि आपको ये जो याद करने का टेंशन है, ये इतना प्रॉब्लम जो है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो बैट, इसको बैट से याद करना कि बैट को टीयर कर दिया जाता है। बैट को टीयर किया, टॉयर किया जाता है, काट दिया जाता है, उसे हम कहते हैं अबैट्योर। तो कहाँ पे टीयर करेंगे, वैसे कसाई खाने में। तो बैट को टीयर कहाँ किया जाता है, अबैट्योर में, कसाई खाना में। अ प्लेस में बीज आर केप्ट, कलेक्शन ऑफ बीआईज। ये क्वेश्चन एग्जाम एसएससी के एग्जाम्स में तो बहुत बार पूछा जा चुका है। आप किसी भी एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं अपायरी। उसे हम क्या कहते हैं, अपारी। अच्छा, इसका एक और बहन है अवायरी, AVIARY, अवायरी। ठीक है। अपायरी क्या होता है, जहां पे बीज रहती है। और अवायरी कहा, जहां पे बर्ड्स रहती है। याद कैसे करेंगे, अपायरी को याद करना, हम हनी को पीते हैं, ये पी से याद रखना, ये याद रहेगा, क्योंकि कंफ्यूजन आएगी तो ये क्लिक करेगा कि हनी, हनी को हम पीते हैं, तो अपायरी। और अवायरी कैसे याद रखेंगे, किसके लिए, बर्ड्स। तो एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन का मतलब क्या होता है, उड़ना, है ना। तो बर्ड्स उड़ती हैं, तो आप दोनों में से एक भी याद रखोगे तो याद हो जाएगा। तो हनी का बी, हम बीज का हनी हम पीते तो अपारी, और बर्ड्स अवायरी हो जाएगा। अ बिल्डिंग कंटेनिंग टैंक्स ऑफ लाइव फिश ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, यू नो दिस, एक्वेरियम कहते हैं, हमारे सबके घर में होता है। नो, नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं। अ प्लेस ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट्स, जहां पे एक्टिविटीज होती हैं, जैसे अभी आप जानते हैं गणेश चतुर्थी हुई, अभी अब नवरात्रि आएगी, या अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, तो आपकी जगह, आपके कॉलोनी में भी होगा जहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं, डिबेट्स होते हैं, लोग कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं, कलेश भी होते हैं, तो उसे हम कहते हैं अरीना। रंग भूमि को इंग्लिश में अरीना कहते हैं, है ना। तो जहाँ पे बड़े बड़े सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स, उसे अरीना कहते हैं। नेक्स्ट गाइस, अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स। तो वेपन्स और को कहाँ रखा जाता है, आर्सेनल में रखा जाता है, शस्त्राग्र। सो आर्म्स हम कहाँ रखते हैं, आर्म्स आर्सेनल में रखते हैं, इसको याद रखना। आर्म्स कहाँ रखा जाता है, आर्सेनल में। तो बैट को टीयर कहा जाता है अबैट्योर में। अपायरी, जिसका हम हनी पीते हैं, अवायरी, उड़ने वाली, जहां पे बर्ड्स जहां पे रखे जाती हैं, फिश एक्वेरियम, अरीना जहां पे रंगभूमि जिसे हम कहते हैं, आर्सेनल जहां पे आर्म्स रखे जाते हैं। एंड इंस्टीट्यूट फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल। तो कोई व्यक्ति या फिर जो लोग मेंटली ठीक नहीं है, फिजिकली कोई मतलब प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको हम कहाँ पे ट्रीट करते हैं, असाइलम में रखते हैं, जिसे हम आश्रय स्थान भी कहते हैं, असाइलम। तो जो इसको कैसे याद करेंगे, जो लोग बहुत पागल हो जाते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, कंट्रोल में नहीं आता, तो उनको साइलेंट करने के लिए असाइलम में भेज देते हैं। जैसे ड्रग एडिक्ट्स को भी असाइलम में भेजा जाता है क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। तो जिनको साइलेंट करने के लिए हम कहाँ भेज देते हैं, असाइलम में भेज देते हैं। अ होल और टनल डग बैक बाय स्मॉल एनिमल, स्पेशली रैबिट। तो ये जो बहुत बड़ा बिल बना देते हैं, रैबिट, रैट, उसको हम कहते हैं बरो। याद कैसे करेंगे, फिर उसको हमें भरना पड़ता है, वो बिल बन जाता है, फिर हम रेती मिट्टी डाल डाल के उसको भर देते हैं। तो बरो, वो बनाते हैं बरो, उसके बाद हमको करना पड़ता है भरो। याद रखिएगा। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ आइटम सेम टाइप स्टोर्ड इन अ हिडन और इनएक्सेसिबल प्लेस। तो कैश, ठीक है, गुप्त जगह को, ऐसा कलेक्शन जहां पे हम कोई चीज छुपा के रखते हैं, तो उस जगह को कैश कहा जाता है, CACHE। अगर आप देखेंगे ये कैश मेमोरी आपके फोन में भी होती है। अब ओके, तो इसको याद कैसे करेंगे, कैश को हम कहाँ रखते हैं,
कैश में रखते हैं, छुपा के रखते हैं। कैश को हम हिडन जगह पे रखते हैं और वो हिडन जगह का नाम है कैश, CACHE। CASH कैश होता है, CACHE कैश, गुप्त जगह। ओके, अब बिल्डिंग, अ पब्लिक रूम और बिल्डिंग में गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, जहाँ पे गैम्बलिंग गेम्स ना जुआ खेला जाता है, उसे कसीनो कहते हैं, आई थिंक आपको पता होगा। अ लार्ज बरियल ग्राउंड स्पेशली नॉट वन इन चर्च यार्ड, तो जो बरियल ग्राउंड होता है बहुत बढ़िया सा, जो हम कब्रिस्तान कहते हैं मगर चर्च में नहीं, बाहर में जो स्पेसिफिकली कब्रिस्तान होता है उसे हम कहते हैं सिमेट्री। सिमेट्री को याद कैसे करेंगे, तो आप देखिए कब्र कैसे बनाए जाते हैं, सीमेंट लगा के, तो सीमेंट लगा के, ये कंफ्यूजिंग करता है, सीमेंट लगा के पैक कर देते हैं, दफन कर देते हैं, सिमेट्री। सीमेंट लगा के सिमेट्री बना दी जाती है, उससे बहुत सारी सिमेट्रीज बन जाती है, राइट। तो जहां पे साइलेंट करने के लिए लोगों को रखा जाता है असाइलम कहेंगे। बिल भरो, वो बरो बनाते हैं, हम भरते बैठते हैं। ओके, कैश को हम कैश में रखते हैं, कसीनो जहाँ पे गैम्बलिंग की खेली जाती है, और सिमेट्री, सीमेंट जिसको कब्र बनाने के लिए जो सीमेंट लगाते हैं उस जगह को सिमेट्री कहा जाता है। चले कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स करते हैं साथ साथ में। कैच 22 का मतलब क्या होता है? कैच 22 का मतलब होता है, आप इसको ऐसे सको, 22 मत समझो, इसको बोलो ये एक 2 है, ये एक 2 है। आपको मैंने चॉइस दी थी ये वाला 2 या ये वाला 2, बोलो कि यार ये तो बहुत विकट परिस्थिति है, दोनों सेम लग रहे हैं। तो कैच 22 का मतलब है विकट परिस्थिति जिसमें विकल्पों का अमल करना मुश्किल हो, या फिर क्रिटिकल सिचुएशन में चॉइसेस डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट, मतलब आप दोनों में से चूज नहीं कर पा रहे हो कि ये वाला लो या ये वाला लो, तो क्यों दोनों बहुत कंफ्यूजिंग हो गए, उसे कैच 22 कहते हैं। कॉज अ रिपल का मतलब है उत्तेजना पैदा करना। कॉज अ रिपल, कोई चीज जो आपको एक्साइट कर दे उसे हम कहते हैं कॉज अ रिपल। इसको याद कैसे करेंगे? मान लो आपके पापा ने एप्पल फोन कर ऑर्डर किया है ना, तो एप्पल आपको रिपल कर देता है। एप्पल की, आपको मैंने बोला कि मैं आपको एप्पल गिफ्ट कर रही हूँ, तो आपके अंदर रिपल हो जाएगा कि वाओ यार मजा आ गया, तो आप एक्साइटेड हो जाएंगे। चीक बाय आउट, इसका मतलब क्या होता है? चीक, और इसका मतलब है कोई चीज बहुत क्लोज है किसी चीज के, समथिंग विच इज वेरी क्लोज, काफी नजदीक या फिर सट कर। याद कैसे करेंगे? चीक, ये चीक और ये गाल दोनों बहुत अगल बगल सट कर हैं, चीक गाल, वो कोई चीज बहुत क्लोज है उसके, उसे हम कहेंगे चीक बाय आउट। ओके, चेकर्ड करियर, चेकर्ड करियर का मतलब होता है ऐसा करियर जिसमें बड़े सारे अप्स एंड डाउन्स, चेक्स बनते जा रहे हैं, उतार चढ़ाव। तो चेकर्ड करियर का मतलब होता है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होना। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सीडम? चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप और ओल्ड ब्लॉक कौन है? ओल्ड हमारे पेरेंट्स, और हम उनकी चिप है। हम कैसे? अपने पेरेंट्स के जैसे हैं, तो ये ओल्ड ब्लॉक हमारे पेरेंट्स है और हम उनकी चिप। सो माता पिता की तरह होना, लाइक पेरेंट्स, दैट इज नोन एज चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तो कैच 22 इज कैच 2, कौन सा 2? मीन्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, डायलेमा है, इसको हम सीधा वर्ड, एक वर्ड में बोले तो डायलेमा होगा। कॉज अ रिपल मीन्स एक्साइटेड, एप्पल एक्साइट करता है हमें। चीक एंड जाउल, कोई चीज बहुत ज्यादा क्लोज है। चेकर्ड करियर, अप्स एंड डाउन्स वाला करियर, हम लोग का करियर चेकर्ड करियर ही हो रखा है। ओके, और चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है ओल्ड ब्लॉक पेरेंट्स, और उनकी चिप मीन्स पेरेंट्स की तरह होना। नेक्स्ट, क्लिफ हैंगर। क्लिफ हैंगर का मतलब होता है रोमांचक, जिसमें परिणाम क्या होगा अंतिम तक स्पष्ट, एंड तक पता नहीं चला कि क्या होने वाला है, इतना एक्साइटिंग। जैसे इंडिया, अब तो पाकिस्तान को हम काउंट नहीं करते क्योंकि हम उनके साथ खेलना नहीं चाहते, वर्ल्ड कप का मैच ले लो, तो कोई चीज जो आपको बहुत एक्साइट करती हो, है ना, तो वो क्लिफ हैंगर, हम टंग जाते हैं, जैसे कहीं भी खड़े हैं, लोग ड्राइव कर रहे हैं सड़कों में, वहां पे ऐसे खड़े होते लटक जाते कि क्या होने वाला है। तो जब हम हैंगर की तरह लटक जाएं, क्यों? क्योंकि वो बहुत एक्साइटिंग है। जब हम टंग जाते, कहीं पे जाके खड़े हो जाते हैं, पड़े रहते हैं, तो हम टंग जाने मतलब हम हैंगर की तरह टंगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें एक्साइटिंग, हम देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। क्लिंच द इशू का मतलब होता है मुद्दे को हल करना, रिजॉल्व द इशू। तो क्लिंच का मीन्स खत्म करो ना, मतलब खत्म, क्लीन द इशू, क्लिंच द इशू मीन्स इशू को रिजॉल्व कर देना, सॉर्ट कर देना। कोल्ड फीट कब होता है? आपके हाथ पैर कब कांपते हैं, पैर कब कांपते हैं? जब मैं आपको किसी के सामने खड़ा कर दूं और बोलूं चलो स्पीच दो लाखों लोगों के सामने, आपके पैर कांप जाएंगे, है ना, ठंडे पड़ जाएंगे। तो कोल्ड फीट का मतलब होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जब किसी चीज में आपके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, फूलने लगे, मुहावरे कहते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी है। कोलैटरल डैमेज एक ऐसा डैमेज है जो आम लोगों को होता है, मतलब एक किसी एक पर्पस के साथ साथ आम लोग, आसपास के लोग जो बोलते हैं ना, गेहूं के साथ जो घुन पिसता है, दैट इज कोलैटरल डैमेज। ठीक है। कुक समवन्स गूस, कुक समवन्स गूस का मतलब होता है किसी ने, गूस का मतलब होता है जंगली बतख। तो किसी ने बड़ी मुश्किल से गूस को पकड़ा और आपने वो पकड़ के लेकर आए, हंट करके, और आपने चुपचाप से उसको पका लिया, तो आपने क्या किया? उसने तो बड़ी अच्छी खासी
प्लानिंग की थी कि भाई आज तो पार्टी करेंगे, तो किसी की योजना को बर्बाद कर दें, तो आपने किसी और के गूस को पका लिया, मतलब आपने किसी के प्लान को बर्बाद कर दिया है। गॉट इट? किसी के प्लान को बर्बाद। तो क्लिफ हैंगर का मतलब होता है कि हैंगर की तरह लटके हुए हैं बिकॉज कोई चीज बहुत एक्साइटिंग है। क्लिंच द इशू, इशू को क्लीन करना, सॉल्व कर देना। कोल्ड फीट, हमारे पैर ठंडे हो गए, मुझे डर लग रहा है। कोलैटरल डैमेज मींस आसपास के लोग भी बेचारे परेशान हो रहे हैं। और कुक समवन्स गूस का मतलब होता है किसी के प्लान को बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। चलिए आते हैं आपकी सबसे ज्यादा खतरनाक डरावने वाले टॉपिक, दैट इज सिनोनिम एंटोनिम्स। थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे, बहुत ज्यादा मैं अगर आपको दे दूंगी एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम दे दूंगी, कंफ्यूजन होगा। विद टाइम हम एड ऑन्स करते जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। चलो, रैंकर का मतलब होता है किसी के प्रति ईर्ष्या होना, ईर्ष्या होना, द्वेष होना। अब आपको इसको ट्रिक मैं दे दूंगी, कभी नहीं बोलोगे, कभी नहीं। रैंक के लिए आप लोगों के अंदर क्या होता है एक दूसरे के लिए, चाहे आपका कितना भी बेस्ट फ्रेंड हो, है ना। 3 इयर्स में बोले था, जब दोस्त पास हो जाए तो मतलब फेल हो जाए तो दुख होता है, मगर फर्स्ट आ जाए तो उससे भी ज्यादा दुख होता है। तो रैंक के लिए आपके अंदर ईर्ष्या होती है, तो आप रैंक के लिए रैंकॉर करते हैं अपने दोस्त से। आपके दिल में मलाइस आ जाता है, हेट्रेड, मैलेवोलेंस, मैलिग्नेसी, एनिमोसिटी मींस किसी के प्रति गुस्सा, नफरत होना, है ना। मैल जो होता है एक रूट वर्ड होता है फॉर बैड, मैल इज अ रूट वर्ड फॉर बैड होना। एंटोनिम क्या होगा? बेनाइन होना, जेनरस होना, किसी के प्रति उदार होना, काइंड होना। रेक्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? रेक्टिट्यूड का मतलब होता है अच्छाई, ईमानदारी, सच्चाई। याद कैसे करेंगे? राइट एटीट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब होगा राइट एटीट्यूड। जिसका राइट एटीट्यूड होता है उसके अंदर रेक्टिट्यूड होता है, उसके अंदर ईमानदारी, सच्चाई होती है, वो वर्च्यू होता है, इसके अंदर इंटीग्रिटी होती है। जो वर्ड्स में टिक करी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेक्टिट्यूड का मतलब होता है जो लोग टूटते नहीं, जिनका राइट एटीट्यूड होता है, वो सच्चे लोग होते हैं। एंटोनिम हो जाएगा डिसऑनर, डिसऑनेस्टी होना। वेंडेटा, वेन डेटा याद कैसे करेंगी? रक्त संग्राम, महायुद्ध। याद कैसे होगा? वेंडेटा, वेन जब कोई नहीं देता, क्या आपका हक जो आप चाहते हो वो कोई नहीं देता, तो क्या होता है? वेंडेटा। फिर आता है महासंग्राम, जैसे नेपाल में उन्होंने उनको जेनजी को उनका हक नहीं दिया, करप्शन किया, गलत किया, तो क्या हुआ? वेंडेटा हो गया, महासंग्राम हो गया, युद्ध हो गया, क्वारल हो गया, ब्लड फ्यूड हो गया, कंफ्लिक्ट हो गया, है ना। तो वेन कोई हक नहीं देता ना, तो क्या होता है? वेंडेटा होता है, राइवलरी आती है। एंटोनिम होगा फॉरगिवनेस है, हार्मनी है, पीस है। ठीक है, तो रैंक के लिए हमारे दिल में क्या होती है? रैंकर होती है, ईर्ष्या होती है, मलाइस, मेलिग्नेंसी, मेलेवोलेंस, हेट्रेड। ओके, रेक्टिट्यूड मींस वर्च्यू होना, ईमानदारी होना, इंटीग्रिटी होना। वेंडेटा, वेन कोई हक नहीं देता तो क्या होता है? वेंडेटा, ब्लड फ्यूड, कॉन्फ्लिक्ट एंड राइवलरी। ओके, याद रखेंगे, धीरे धीरे करके याद करेंगे, एकदम से करेंगे आपको लग जाएगा स्ट्रेस हो जाएगा कि मुझसे नहीं हुआ, तो थोड़ा 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 थोड़ा, बूंद बूंद, एकदम से सागर नहीं उड़ेल रहा अपने ऊपर। विनाइल का मतलब है किसी को क्षमा कर देना, माफ कर देना। ठीक है, कोई ऐसी गलती, विनाइल जो है छोटी मोटी गलती जो आसानी से माफ की जा सकती है। तो क्षमा करना मींस पार्डनेबल, फॉरगिवेबल, स्लाइट मींस कोई छोटी मोटी गलती। याद कैसे करेंगे इसको? ऐसे विनाइल को कर देना व्हेन यू आर इल। तो व्हेन इल, व्हेन यू आर इल या व्हेन इल, आपको पता है ना, हम लोग जब भी बीमार, जब भी हमको छुट्टी लेनी तो हम स्कूल में लिख देते हैं एप्लीकेशन, आई एम नॉट वेल, मुझे फीवर हो गया, मुझे हो गया, तो छुट्टी। तो जब बीमार होते हैं तो सब माफ कर देते हैं। अगर आपने बीमार हो, आप कोई चीज अपना काम नहीं कर पाए, तो वो माफ करने वाली बात है। तो वेन इल वो पार्डनेबल है, वेन इल वेनाइल, वेन इल वेनाइल। ओके, अनपार्डनेबल, इनएक्सक्यूजेबल, सीरियस। वैक्स का मतलब होता है चिढ़ जाना, इरिटेट हो जाना। तो वैक्सिंग जो है वो इरिटेटिंग सबके लिए होती है कि नहीं? वैक्सिंग कराना बहुत इरिटेटिंग काम है, गर्ल्स को पता है, बॉयज भी आजकल करवाने लगे। तो वैक्स मींस प्रोवोक करना, अनॉय करना, इरिटेट, नैग और इर्क करना, है ना। नाक की तरह सर पे मंडरा रहे हो मेरे, क्यों मुझे इरिटेट करो, व्हाई आर यू इकिंग मी, इरिटेटिंग मी, परेशान कर। एंटोनिम किसी को शांत करना, मॉलिफाई करना, सूद, ट्रैंकुलाइज, इन सब का मतलब है पीस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से। विराइल, विराइल का मतलब होता है मैनली, पुरुष। तो वीर लोग क्या होते हैं? वीर, वीर लोग क्या होते हैं? विराइल होते हैं। वीर लोग क्या होते हैं? विराइल होते हैं, मैनली, स्ट्रॉन्ग, विगर से भरे होते हैं, रोबोट की तरह होते हैं, रोबस्ट एंड विगरस होते हैं। एंटोनिम हो जाएगा इफेमिनेट, इंपॉर्टेंट वर्ड है, फीमेल की तरह होना। तो आप इतने भी वर्ड्स कर लोगे गाइस, और याद रखोगे पक्का पक्का, हर एक वर्ड का सिनोनिम, हर एक वर्ड का एंटोनिम भी करोगे, तो आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे। इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा,
2 बार 3 बार इस वीडियो को देखोगे, एक एक वर्ड का ट्रिक लिखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। चलिए, तो गाइज आपको आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको टेक्स्ट बुक एक बहुत, टेक्स्ट बुक ने आपके पढ़ने की पूरी तरीके को ही बदल दिया, क्योंकि पहले आपको बैचेस मिलती थी, अब आपको सब कुछ मिलता है, अब आपको कैटेगरीज मिलती है। आपको टेक्स्ट बुक देता है सुपर पास में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एजेई, आपके टीचिंग के एग्जाम्स, डिफेंस के एग्जाम, प्लस आपके स्टेट के एग्जाम्स की सारी बैचेस का एक्सेस। आपको हर बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। 300 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल रहा है आपको। 20,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। 50 से 50-60 एग्जाम्स कवर हो रहे हैं। आपको 500 प्लस स्टडी नोट्स मिल रहे हैं। लिमिटेड डाउट सॉल्विंग है। आपको 350 एग्जाम कवर, आपके एग्जाम पता है कितने, 550 एग्जाम्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे क्या है, 150 मॉक टेस्ट विथ री अटेम्प्ट। तो आपको यहाँ पे देखो अदर सुपर पैक और सुपर पास ये दोनों कवर, सॉरी मैंने ध्यान दिया, अदर सुपर पैक ये था, मगर सुपर पास आपको क्या देता है, मेरी मिस्टेक, माय मिस्टेक। 350 एग्जाम्स कवर हो रहे हैं आपके, 50 नहीं 350 एग्जाम्स कवर हो रहे हैं। 1.5 लाख मॉक दे रहे हैं आपको, और री अटेम्प्ट करने का भी मौका दिया गया है आपको। 10,000 स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, 10,000 स्टडी नोट्स मिल रहे हैं आपको, और अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग विद समाधान एआई। तो अब आपको ये नहीं, आपको ये मिल रहा है सुपर पास में। और आपको लगेगा पता नहीं कितना महंगा है, पता नहीं 20-25 हजार रुपए, नहीं ले रहे, कहीं इतना कुछ दे रहे, 1.5 लाख मॉक टेस्ट दे रहे हैं, री अटेम्प्ट करने का स्टडी नोट्स गाइस बहुत कम प्राइस में। आपको ट्रायल पैक लेना, आप 5 रुपए का ट्रायल पैक ले सकते हैं, 5 रुपीज का, ठीक है। कोड क्या लगाना है, PARI, आपको कोड लगाना है PARI। इस कोड को लगाओगे आपको 5 रुपीज का ट्रायल पैक मिल जाएगा 5 दिनों के लिए। आपको सिर्फ 100 रुपए से कम पड़ेगा, 329 आपको 3 मंथ्स के लिए मिलने वाला है। आप 3 मंथ्स का लेना चाहे 3 मंथ्स का ले सकते हैं, इसमें आपको सब कुछ दिया जाएगा। आपको 1099 में 12 मंथ्स का, मेरे ख्याल से आपको 12 मंथ्स का ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको 100 रुपए से भी कम पड़ेगा। 1099 का जो है आपको 100 रुपए से भी कम पड़ने वाला है, सब कुछ इसमें होगा जो मैंने आपको बताया है। और 1399 का पड़ेगा आपको 18 मंथ्स। अगर तो आप बिगिनर्स हैं, फ्रेशर हैं, तो आपको 18 मंथ्स का लेना चाहिए, आपने पढ़ना चालू कर दिया तो 12 मंथ्स का ले सकते हैं, ये दोनों बेटर। अगर आपको ट्रायल पैक लेना है तो आप 5 रुपीज का ट्रायल पैक भी ले सकते हैं। बट गाइस टेक योर डिसीजन एंड स्टडी नाउ, क्योंकि इससे ज्यादा कोई आपको दे नहीं सकता आपके पास। अब हमारे पास कुछ ऐसे बचा नहीं जो हम आपको दे दें, मतलब स्टडी टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट, क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आपका एआई समाधान, नोट्स, एवरीथिंग इज देयर। और प्राइस कितना है, आपको सिर्फ मुश्किल से 13-14 रुपए लगाने हैं अपनी पूरी प्रिपरेशन के लिए। 18 महीने से ज्यादा आपको प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत होती है। 1 साल आप 18 महीने जो भी आप डिसीजन लेना चाहे ले सकते हैं। आप ज्वाइन कर लीजिएगा, कोड लगाना मत भूलिएगा PARI, इस कोड से आपको मिलेगा डिस्काउंट। कोड क्या है, PARI, इस कोड से आपको ये सारे डिस्काउंट पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ये वायरल वोकैब शो रेगुलर देखते रहिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अमेजिंग वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच।